हेलो वंस अगेन दिस इज सी मीनल कंटिन्यू कर रहे हैं विथ रिविजनरी लेक्चर्स फॉर क्लास 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कॉस्ट कंसेप्ट्स। इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स अपन कवर करेंगे वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के तीनों कंसेप्ट्स दैट इज टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज, स्केड्यूल जिसमें अपन कॉस्ट के कैलकुलेशंस करने वाले हैं, टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी के बीच का रिलेशनशिप, AFC का मीनिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, देन AC, AVC एंड मार्जिनल कॉस्ट के ग्राफ, एंड फाइनली 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स दैट इज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एंड AC, AFC, AVC एंड मार्जिनल कॉस्ट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉस्ट क्या होती है। Cost refers to the sum total of the expenditure on factor as well as non-factor inputs for producing a commodity. कोई भी कमोडिटी बनाने के लिए जो भी फैक्टर या नॉन फैक्टर इनपुट्स पे हम खर्चा करते हैं, अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो कहलाती है कॉस्ट। अपन ने 3 कैटेगरीज देखी थी कॉस्ट की। पहली कैटेगरी थी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो बाहर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे इनकर की जाती है, मतलब पेमेंट्स विच आर मेड टू द आउटसाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, लैंडलॉर्ड को जो मैं रेंट पे करूंगी या एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे करूंगी, मैं सब पेमेंट कर रही हूँ बाहर वालों को, तो दैट इज वाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अ पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स, वेयर एज इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो होती है पेमेंट मेड टू सेल्फ ओन फैक्टर्स। मेरी खुद की ओनरशिप की बिल्डिंग है और मैं खुद को अपने बिजनेस में से रेंट दे रही हूँ, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है और खुद को मैं इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही हूँ, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, पेमेंट मेड टू सेल्फ ओन फैक्टर्स इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। दूसरी कैटेगरी बहुत ही आसान है, सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब वो सारे खर्चे जो हमको करने पड़ते हैं टू प्रमोट द सेल ऑफ आर कमोडिटी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। और वहीं जो भी खर्चा हमको करना पड़ता है कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो कहलाता है प्रोडक्शन कॉस्ट। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि अपन ने प्रोडक्शन चैप्टर में समझा था, कुछ फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड कुछ आर वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन। तो अल्टीमेटली 2 तरह की कॉस्ट भी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉस्ट इनकर होती है ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट, और जो कॉस्ट इनकर होती है ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि नाम से समझ आता है, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन आउटपुट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज विद अ चेंज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जीरो लेवल पे माई फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट्स। व्हाई? बिकॉज जीरो लेवल का प्रोडक्शन अगर हो भी रहा है तो भी, से फॉर एग्जाम्पल रेंट इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं कुछ भी प्रोड्यूस ना भी करूं तो भी मेरे को रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जीरो लेवल पे माई वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। अगर मैं कुछ भी आउटपुट नहीं बना रही हूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम होता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है प्राइम कॉस्ट। These were the points of difference between fixed cost and variable cost, starting with the next very important topic that is cost concepts. जैसे कि अपन ने प्रोडक्शन में पढ़ा था टोटल, मार्जिनल और एवरेज, सिमिलरली यहाँ पे भी यही 3 कंसेप्ट्स हैं, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। बस डिफरेंस ये है यहाँ पे हमको कैटेगरीज भी पढ़नी पड़ेंगी टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को मैं ऐड कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द 2 कैटेगरीज ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कितना खर्चा लगा है टू प्रोड्यूस ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। इसमें फिक्स कॉस्ट भी आती है और इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। मार्जिनल कॉस्ट, जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो जो भी मुझे एडिशनल खर्चा करना पड़ता है फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज मोर और लेस वेरिएबल इन नेचर, क्योंकि जब इसका मीनिंग देखते हैं तो दिस इज द एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट की अगर बात की जाए तो कॉस्ट के 2 एलिमेंट्स हैं, टीवीसी और टीएफसी। टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही है, तो एडिशनल कॉस्ट लगेगी ही कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट, एंड दैट इज व्हाई मार्जिनल कॉस्ट
बेसिकली होती है वेरिएबल इन नेचर। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला इज सिमिलर, जैसा कि अपन ने मार्जिनल प्रोडक्ट का पढ़ा था, TCN माइनस TCN माइनस 1, या फिर चेंज इन TC अपॉन में चेंज इन Q। Q का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये वेरिएबल होती है इन नेचर, तो ये पूरा फॉर्मूला रिप्लेस हो सकता है। TC के बजाय अपन लिख सकते हैं TVC, तो दिस विल बी TVCN माइनस TVCN माइनस 1, या फिर चेंज इन TVC अपॉन में चेंज इन Q। This was about marginal cost. Coming on to the last concept, that is average cost. Average cost calculate कैसे होती है? जब मैं total cost को divide कर दूंगी by number of units, तो मुझे average cost मिल जाएगी। या जिस तरह से टोटल के दो पार्ट्स हैं उसी तरह से एवरेज के भी दो पार्ट्स हैं, तो मैं एक और तरह से एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ, AFC प्लस AVC। ठीक है, AVC का फॉर्मूला जैसा कि मैंने एवरेज कॉस्ट का डिराइव किया था सिमिलर तरह से निकलेगा, TVC डिवाइडेड बाय Q, और AFC का फॉर्मूला वुड बी TFC डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, इसी से एक और फॉर्मूला निकल सकता है। TVC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AVC इंटू Q, और TFC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AFC इंटू Q। मतलब अगर मेरे को एवरेज की वैल्यूज मिल जाएं तो मैं टोटल की वैल्यूज आसानी से निकाल सकती हूँ मल्टीप्लाई करके, और अगर मेरे पास टोटल की वैल्यूज हैं तो मैं एवरेज की वैल्यूज आसानी से निकाल सकती हूँ डिवाइड करके। Okay, I have explained this with the help of a schedule. Here I have given you a schedule जिसमें अपन 0 से लेके 5 तक का यूनिट्स ले रहे हैं। 0 लेवल पे मेरा TFC मैंने माना है 10। ओके, एज आई सेड यू फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो मैं 0 यूनिट बनाऊं, 1 बनाऊं या 5 यूनिट बनाऊं, सारे लेवल्स पे मेरी फिक्स कॉस्ट पूरे टाइम है 10। ओके, यानी कि अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगी और एक्स एक्सिस पे मैं आउटपुट लेती हूं और वाई एक्सिस पे लेती हूं टोटल फिक्स कॉस्ट, तो इन दैट केस मेरा ग्राफ बनना चाहिए हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सारे लेवल्स पे मेरी फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट TVC का स्केड्यूल देखो, दैट इज TVC में 0 लेवल पे आई हैव टेकन 0 कॉस्ट। व्हाई सो? क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि वेरिएबल कॉस्ट इज 0। अगर मेरा प्रोडक्शन है 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 रहती है। लेकिन इसके बाद व्हेन यू सी द स्केड्यूल, जैसे जैसे मेरी यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, बट व्हेन यू सी पहले यूनिट की अगर TVC 10 है तो दूसरे यूनिट की TVC 18 है, तीसरे यूनिट की TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 24। यानी कि इन दिस सिचुएशन मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ रही। ऐसा नहीं हो रहा है एक यूनिट का 10 रुपए, 2 यूनिट्स का 20 रुपए, 3 यूनिट्स का 30 रुपए। दिस इज नॉट द वे इट इज वर्किंग। व्हाई इज इट सो? दिस इज बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर देखते हैं, उसके लिए अपन मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 0 लेवल पे ऑलवेज रिमेंबर मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट लेवल पे 10 माइनस 0, 10 is the marginal cost. Second level पे 18 minus 10, that is 8. Third unit के लिए marginal cost is 24 minus 18, that is 6. Fourth unit पे 38 minus 24, that gives me 14. And fifth level पे 75 minus 38, that gives me 37. This is the way marginal cost will be calculated from TVC. इससे पहले अपन फॉर्मूला देख ही चुके हैं, दैट इज TVCN माइनस TVCN माइनस 1। अगर मार्जिनल कॉस्ट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट शुरू में तो गिर रही है फर्स्ट यूनिट से लेके थर्ड यूनिट तक, लेकिन थर्ड यूनिट से लेके फिफ्थ यूनिट तक बढ़ना शुरू हो गई है। मतलब अगर मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मैं बनाना चाहूँ, मार्जिनल कॉस्ट वाई एक्सिस पे रखूँ और यूनिट्स रखूँ एक्स एक्सिस पे, तो ऐसे केस में मेरा कर्व बनेगा यू शेप्ड। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है और फिर बाद में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग गया। ठीक है, वाई दिस इज हैपनिंग कि शुरू में मार्जिनल कॉस्ट गिरती है और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। देयर इज ओनली वन रीजन, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। क्योंकि हम शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस वर्क करेगा, और उस लॉ के हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग जाता है और नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का बढ़ना इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर एनी फर्म एंड दैट इज वाई मार्जिनल कॉस्ट शुरू में गिरेगी। मार्जिनल कॉस्ट का गिरना इज पॉजिटिव थिंग फॉर अ फर्म,
और जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग जाता है और नेगेटिव हो जाता है तब मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी. दैट इज़ वाई व्हेन यू सी हियर मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट से थर्ड यूनिट पे गिर रही है तब टीवीसी इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट. और फिर थर्ड यूनिट से फिफ्थ यूनिट तक जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है तो टीवीसी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. ठीक है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड टीवीसी. व्हेन यू सी द टोटल कॉस्ट का स्केड्यूल, टोटल कॉस्ट का स्केड्यूल कैसे डिराइव हो रहा है? टीएफसी प्लस TVC. When I add both of these, I get total cost. तो in this particular situation, TC आ रहा है 10, 20, 28, 34, 48 and 85. मैंने इन दोनों को ऐड करके ये स्केड्यूल निकाला है. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट आई कैन सी हियर इज जीरो लेवल पे मेरा टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. अगर तुमको जीरो लेवल का टोटल कॉस्ट मिल जाए तो तुम टीएफसी आराम से पता कर सकते हो. जीरो लेवल का जो टोटल कॉस्ट है वही अपना टीएफसी आ जाएगा. और अगर मेरे को एक लेवल का टीएफसी पता लग गया तो सारे लेवल्स का टीएफसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ओके, तो मैं पूरा टीएफसी का स्केड्यूल बना सकती हूँ इफ आई गेट टू नो कि जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसा टीवीसी का बिहेवियर जा रहा है वैसा ही टोटल कॉस्ट का बिहेवियर भी चल रहा है. मतलब जिस तरह से जिस पैटर्न में टीवीसी मूव होता है उसी पैटर्न में टीसी भी मूव हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप इज टीएफसी एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रिलेशन जो अपन ने नेक्स्ट स्लाइड में समझे हैं. पहली चीज, जो पहला ग्राफ यू कैन सी, दिस इज द ग्राफ ऑफ टीएफसी. इस ग्राफ में यू कैन सी टीएफसी आई हैव केप्ट ऑन वाई एक्सेस एंड आउटपुट आई हैव केप्ट ऑन एक्स एक्सेस. तो मेरा ग्राफ बन रहा है हॉरिजॉन्टल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं टीवीसी का ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो टीवीसी का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि जीरो लेवल पे टीवीसी इज जीरो और उसके बाद टीवीसी बढ़ेगा एट डिक्रीजिंग रेट और फिर यहाँ से स्लोप चेंज हो रही है एंड टीवीसी बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट. तो मेरा ग्राफ इन्वर्टेड एस के शेप का बनेगा एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. जब मैंने तीनों ग्राफ्स को कंबाइन किया, टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी, यू कैन सी हियर टीएफसी का ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल इन शेप, टीवीसी का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है और इन्वर्टेड एस शेप का बनता है, और टीसी का ग्राफ जो है वो टीवीसी के बिल्कुल पैरेलल जाता है. लेकिन टीसी का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर वहां से स्टार्ट होता है जहां से टीएफसी का ग्राफ स्टार्ट होता है. व्हाई सो? दिस इज बिकॉज एट जीरो लेवल टीएफसी इक्वल्स टू टीसी. अगली इंपॉर्टेंट चीज, TC इक्वल्स टू TVC प्लस TFC इन शॉर्ट रन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड TC और TVC के ग्राफ एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन से दो ग्राफ्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, आंसर वुड बी TC एंड TVC. Why? Because the gap between them is TFC and this gap remains constant. Okay? Now, मूविंग बैक अगेन, इस स्केड्यूल पे फिर से आते हैं और यहाँ पे मैं एवरेज का कैलकुलेशन कर रही हूँ. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? TFC अपॉन में Q. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? TVC अपॉन में Q. और एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? या तो AFC और AVC को ऐड कर दो या फिर TC डिवाइडेड बाय Q कर दो. ठीक है, मैंने यहाँ कैलकुलेट की हुई है. TFC को मैं डिवाइड करती हूँ, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स है 10/1, 10/2, 10/3, तो आई गेट 10, 5, 3.33. जीरो लेवल पे या तो AFC को ब्लैंक करना है या फिर इनफाइनाइट करना है, यू कैन राइट एनीथिंग. अब यहाँ पे व्हेन यू सी द बिहेवियर ऑफ AFC को जब ऑब्जर्व करोगे तो AFC पूरे टाइम कम होते जा रहा है. मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते जाएगा. तो आई कैन कंक्लूड हियर दैट मेरा AFC का कर्व इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. जैसा कि यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि TFC रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, दैट इज वाई AFC आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कम होते जाता है. दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज AFC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, एज यू कैन सी इन द ग्राफ.
तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एएफसी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है। जैसा कि मैंने इलास्टिसिटी में बताया था, ED इक्वल्स टू 1 वाले ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। सिमिलरली एएफसी के कर्व को भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगी तो वो एरिया सेम आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड फाइनली एएफसी कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस टच करता है और ना ही ये कभी वाई एक्सिस टच करता है। ये एक्स एक्सिस टच क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं होता है। और ये वाई एक्सिस भी इसीलिए टच नहीं करता क्योंकि जीरो लेवल पे ये इनफाइनाइट होता है। कमिंग बैक टू आवर मेन स्केड्यूल, इस स्केड्यूल में एवीसी और एसी का कैलकुलेशन भी किया हुआ है। व्हेन यू सी एवीसी एंड एसी का स्केड्यूल, ये उसी तरह से जा रहे हैं जैसे मार्जिनल कॉस्ट का स्केड्यूल जा रहा था। शुरू में एवीसी गिर रहा है और उसके बाद थर्ड यूनिट से लेके फिफ्थ यूनिट तक एवीसी बढ़ने लग गया है। और एसी भी इसी तरह जा रहा है। शुरू में एवरेज कॉस्ट गिरती है फर्स्ट से थर्ड यूनिट तक और उसके बाद बढ़ना शुरू हो गई है। यानी कि जिस तरह से मार्जिनल कॉस्ट का शेप यू शेप्ड था, उसी तरह से एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स का शेप भी यू शेप्ड रहेगा। यू कैन सी हियर आई हैव मेड ऑल द थ्री कर्व्स, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज and average variable cost. All these three curves are U-shaped. And अगर पूछा जाए क्यों है ये तीनों U-shaped, there is only one reason, that is law of variable proportions. Coming on to very important topic, relationship between TC and MC. अगर मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर पता है तो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर आसानी से निकल सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पूछा जाए मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बीच का रिलेशन या फिर मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का रिलेशन, दोनों ही केस में पॉइंट्स विल रिमेन द सेम। नाउ हियर यू कैन सी मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले गिरता है फिर बढ़ता है। जब ये गिर रहा है तो मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ता है एट डिक्रीजिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ता है। यू कैन सी टोटल कॉस्ट कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और यही अगर टीवीसी बनाना होता तो मैं ओरिजिन से स्टार्ट करती। और बाद में जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगता है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये दिए हुए हैं पॉइंट्स, व्हेन एमसी इंक्रीजेस टीसी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, when MC decreases, TC increases at a decreasing rate, and when marginal cost is constant, अगर marginal cost constant है तो TC is going to increase at a constant rate. Coming on to the next important relationship, relation between AC and MC. अगर रिलेशन पूछा जाए MC और AC के बीच या MC और AVC के बीच, दोनों ही केस में पॉइंट्स विल रिमेन द सेम, बस AC की जगह यूज करना पड़ेगा AVC। एज यू कैन सी इन द ग्राफ, AC कर्व यू शेप्ड बना है और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो उस एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पे काटते हुए निकल जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम। दोनों ही कर्व्स यू शेप्ड होते हैं, ऐसा अपन पहले ही समझ चुके हैं। रिलेशनशिप देखो, अगर ग्राफ समझ लोगे तो रिलेशनशिप के पॉइंट्स आसानी से मिल जाएंगे। एवरेज कॉस्ट जो है जब गिरता है तो एवरेज कॉस्ट बड़ा है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट। यू कैन सी एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व नीचे है। एवरेज कॉस्ट जब बढ़ने लग जाता है तो ऐसे केस में मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो गया है और एवरेज कॉस्ट उससे छोटा है, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऊपर बन रहा है और एवरेज कॉस्ट का नीचे है। और ये दोनों बराबर तब होते हैं जब एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। These are the points of relation. When AC falls, AC is greater than MC. AC equals to MC when AC is at its minimum. And when AC rises, MC is greater than AC. ठीक है? Towards the last point of relationship, that is relation between AC, AVC, AFC and MC. अब यहाँ पे you can see I have made here 4 graphs. AFC का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स होता है, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ। उसके बाद मैंने 2 ग्राफ्स बनाए हैं जो यू शेप्ड हैं। ये है एवरेज कॉस्ट का कर्व और नीचे वाला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। देखो अल्टीमेटली AC, AVC और MC तीनों ही यू शेप्ड होते हैं, तो तीनों में अंतर कैसे करोगे?
जो ऊपर वाला ग्राफ है वो एवरेज कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज टोटल ऑफ एवीसी एंड एएफसी, तो ऑफ कोर्स एवीसी से बड़ा होगा एसी, इसलिए वो ऊपर है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके नीचे होगा, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जा रहा है। एंड व्हेन आई सी हियर मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ, ऑलवेज रिमेंबर मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ एसी और एवीसी को उसके मिनिमम पे काटता है। तो दैट इज वाई जो भी ग्राफ दो ग्राफ्स को मिनिमम पे काटते हुए निकलेगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ। नाउ लुक एट द पॉइंट्स ऑफ रिलेशन। इन शॉर्ट रन एसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी, यू ऑलरेडी न्यू दिस, ओके। दूसरा पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एसी एंड एवीसी एट इट्स मिनिमम, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, AC and AVC curves can never intersect each other because AFC can never become zero. जैसा कि मैंने बोला AC equals to AFC plus AVC. अब ये दोनों कर्व्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि AC और AVC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए या ये बराबर हो गए? अगर ये बराबर हो गए, इसका ये मतलब है ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब AFC की वैल्यू हो चुकी है 0। लेकिन AFC की प्रॉपर्टी है कि AFC कभी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए AC और AVC कर्व्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इन दोनों के बीच का गैप देखोगे, TVC और TC के कर्व्स पैरेलल जाते थे, लेकिन AC और AVC के कर्व्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इन दोनों के बीच का गैप कम होते जा रहा है। इन दोनों के बीच का गैप है AFC, और क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाता है AFC कम होते जाता है, इसीलिए इन दोनों के बीच का गैप भी कम होते जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई द गैप बिटवीन AC एंड AVC कर्व्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज AFC कीप्स ऑन फॉलिंग। That is it with this chapter. Thank you for watching the video. For any kind of queries, you can post in the comment section or you can contact on my Gmail ID. Thank you once again.